तो भी अब ये पूछते हैं कि कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो गलत पूछते हैं ना, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के टाइम पर भी ये सवाल पूछ रहे हो तो क्या ही पढ़ोगे आप लोग, क्यों ही मार्क्स का चिंता कर रहे हो कि कितना मार्क्स आएगा एग्जाम में। उस वक्त चिंता कीजिएगा जब आपके फादर आपके सामने बिठाकर ये पूछेंगे कि बेटा तेरा कितना नंबर है। अब जनवरी आ चुका है और आपका 4 फरवरी से एग्ज़ाम है, यानी कि 30 दिन बचे हुए हैं। और बहुत ही 30 दिन जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल डेज होते हैं। जब मैं अपने टाइम पे एग्जामिनेशन दे रही थी तो वो टाइम मेरे लिए ऐसा था जिसे करो या मरो, बस यही था। तो वो टाइम को किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है, क्या पढ़ना है इस टाइम पे 1 जनवरी से आपको 30 जनवरी तक, और क्या नहीं पढ़ना है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आप ये जो 30 महीने बच्चे पढ़ेंगे वही चीज़ वही रिजल्ट आपको देगा। हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं आखिरी के 30 दिनों में किस तरीके से पढ़ी थी और क्या पढ़ी थी। पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और देखिए मेरा प्यारा सा पैरट किस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा है। इसको हाई जरा कर दीजिए आप लोग, क्योंकि ये 30 दिन जो होगा ना, वो 30 दिन वो आपको रिवीजन के लिए है। ठीक है, आप क्या रिवाइज करते हो, क्या पढ़ते हो। अगर आप टू द सिलेबस और वेटेज जिसका जितना ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अब तक अगर आपने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए जैसे कि आपके एग्जाम में कोई चीज़ आ रहा है, कोई टॉपिक आ रहा है। जैसे मैं फिजिक्स का एक एग्जाम्पल देती हूँ। लॉजिक गेट डेफिनेटली आता है एग्जामिनेशन में सेमीकंडक्टर से, और आप उस चैप्टर को स्किप कर रखे हो, वो चैप्टर आप पढ़े ही नहीं हो। तो वो चीज़ जो है वो आपको पढ़ने ही तो पढ़ने हैं, चाहे जैसे भी हो, आपको कितना भी कष्ट क्यों ना हो रहा है, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में वो मार्क्स बढ़ाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो ये इसलिए है कि आपको क्या क्या पढ़ना है अभी। ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है। अब टाइम टेबल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब टाइम टेबल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब या तो हार या तो पार होगा। 500 में कितना आप ला सकोगे ये डिसाइड करेगा आपका ये 30 दिन। ठीक है, तो 30 दिन कैसे पढ़े वो बिल्कुल कम्प्लीटली आपको यहाँ पे डिटेल में हम बताए हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पीसीएम वाले स्टूडेंट को मैं बता रही हूँ। ठीक है, बाकी जो भी आर्ट्स कॉमर्स है उनका भी सब्जेक्ट्स इसी तरीके से डील होगा। ठीक है, उसी तरीके से वो देख लेंगे। ओके, तो देखिए पहला आता है आपका फिजिक्स, जो कि 70 नंबर का होता है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है आपको, तो फिजिक्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी आते हैं, सब्जेक्टिव्स के लिए अलग होता है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितना भी है, गेस क्वेश्चंस हो गया, ये सब कुछ आपको पढ़ लेने हैं अच्छे तरीके से। फॉर्मूला को कभी भी छोड़कर मत जाइएगा। फिजिक्स में जितना भी फॉर्मूला है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इन सभी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, ये सब कुछ पूरा हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत फोकस करना है। मैं सारे ही ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव्स पे इसलिए फोकस करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि 500 में से आपका आधा नंबर ऑब्जेक्टिव्स निकालता है। ठीक है, जैसे 70 नंबर का अगर आपका फिजिक्स का थ्योरी पेपर हो रहा है तो उसमें 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, अगर इंग्लिश में 100 मार्क्स का आपका हो रहा है थ्योरी पेपर, तो आपका इसमें से 50 नंबर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्स देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स को कभी स्किप करके मत जाइएगा। ओके, ऑब्वियसली कोई भी बच्चा ऑब्जेक्टिव्स को स्किप नहीं करके जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स तो ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बहुत आसान होते हैं, ऐसे कहते हैं सब लोग। ऑब्जेक्टिव्स में टिक ही तो लगाना, गोला ही तो लगाना, नहीं। ऑब्जेक्टिव्स को श्योरिटी के साथ अगर आप करोगे, एक ऑब्जेक्टिव्स में अगर ए ऑप्शन हो रहा है सही और अगर आप बी लगा के चलाओगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, 1 नंबर से आप सेकंड डिवीजन हो सकते हो। इसीलिए इस पर ऑब्जेक्टिव्स पर पूरा फोकस करना है। जितना भी गेस ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को बताया जाता है वो सब पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स के लिए कैसे पढ़ें, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको क्या है, अगर आपके पास ब्रिलियंट का गेस पेपर होगा तो उससे आप ऑब्जेक्टिव्स पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि हम अपने टाइम पे ऑब्जेक्टिव्स उस पर पूरा कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, टेस्ट अपने ट्यूशन्स में अपने कोचिंग्स में टेस्ट देते थे और टेस्ट में मेरे 100 में 100 मार्क्स आते थे। तो ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर वाइज अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद फिर आपको बहुत सारे यूट्यूब्स पे भी ऑब्जेक्टिव्स कराए जाते हैं। तो यूट्यूब्स पे ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ वहाँ पर देखिए मत, उसको जब ऑब्जेक्टिव्स आता है तो ऑब्जेक्टिव्स को स्किप कीजिए, क्वेश्चंस को और स्किप कीजिए, और स्किप करके अपना पहले आंसर दीजिए। ठीक है, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सही नहीं हो पा रहा है तो उस ऑब्जेक्टिव्स को कॉपी में बाकायदा नोट कीजिए और उसको डेली रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो सब ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिमांड होते हैं। बिहार बोर्ड में यही तो एक खासियत है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और 12th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको इसी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद फिर फिजिक्स में हो गया या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हो गया, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जैसे कि कोई सा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि अगर आपको मैं बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए, फॉर्मूला, यूनिट, उसके बारे में डेफिनेशन उसका पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पता बता पूछ लिया जाएगा एग्जाम में।
फिर आपको डायग्राम्स अच्छे तरीके से आने चाहिए, जैसे फिजिक्स में ही है तो पीएन जंक्शन अगर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है पीएन जंक्शन के बारे में, तो पीएन जंक्शन का आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप वेन डी ग्राफ जनरेटर है तो उसका आपको अच्छे तरीके से फिगर आना चाहिए, तो डायग्राम बहुत रोल प्ले करता है। लॉन्ग क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरह से लिखेगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखेगा, ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर अगर लिखते हो तो आपको टीचर्स मार्क्स देंगे, क्योंकि आपको टीचर्स को ऐसा लगेगा ना कि बच्चे को पेपर प्रेजेंटेशन आता है, और अगर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से आता है तो वो वैसे ही नंबर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस लिखिएगा, क्वेश्चंस लिखने के बाद डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। चाहे जैसा भी आपको डायग्राम अच्छे से आए या ना आए, लेकिन फिर भी डायग्राम बनाना है, ठीक है। और लेवल उसका अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। मतलब कि पीएन जंक्शन में ही है तो पी को हम डिनोट कर दिए कि पॉजिटिव टाइप हो गया, एन को डिनोट कर दिए कि नेगेटिव टाइप हो गया, ट्रांजिस्टर लगा दिया, डायोड लगा दिया, तो वो सब नाम भी लिखना है, ठीक है। चाहे कोई सा भी फिगर आप ले लो, बायोलॉजी का ही है तो उसमें भी इसी तरीके से कीजिएगा। केमिस्ट्री में आपको, केमिस्ट्री का तो बहुत ही अलग फंडा है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको तीन चैप्टर्स में डिवीजन है, सॉरी 3 लेवल में डिवीजन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा रहता है उनका, और आपको पता ही है कि फिजिकल और ऑर्गेनिक से मिलाकर आपका 50 से 60% तक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मतलब आधा अगर फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिला दे तो उससे पूछा जाएगा, और आधा आपका ऑर्गेनिक से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपको, अगर आपका ऑर्गेनिक कमज़ोर है, आपको ऑर्गेनिक से डर लगता है, मुझे भी डर लगता था, मैं ऑर्गेनिक को बहुत कम पढ़ी थी, जैसे कि आपको बहुत रेयरली पढ़ी थी, नॉर्मल चीज़ें ऑर्गेनिक से पढ़ ली थी, जैसे आयुपैक नेम हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, कॉमन फार्मूला हो गए, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से उसमें खोजें, उसके बाद फिर कुछ नाम याद कर लिए थे कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होती है, तो ये सब कुछ याद कर लिए थे बस, इससे ज़्यादा और कुछ हमने नहीं याद किया था। बाकी जो भी नेम रिएक्शंस है, सैंडमेयर रिएक्शंस हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया, ये सब कुछ थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए, हम अपने नोट्स में बनाए थे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, देखिए हम अपने नोट्स में ना, देखिए सारा ही नोट्स में विलियमसन रिएक्शन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर आप यहाँ पर गेटरमैन रिएक्शन देख सकते हो, सैंडमेयर रिएक्शंस कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ लिख लिए थे, और उसके बाद फिर इसको रिवाइज किए थे लास्ट 30 डेज में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक को देख सकते हो, और ऑर्गेनिक में बहुत ही सिंपल चैप्टर जो है पॉलीमर, ये सब कुछ तो जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस और क्या पढ़ना है, जिनका कमजोर है ऑर्गेनिक उनके लिए बताइयो, और जिनका फिजिकल इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पता है उनको, तो वो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताई हूँ पिछले वीडियोज़ में, तो वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और फिर आप केमिस्ट्री में बस ये इतना कर लोगे, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही। और केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिए, गेस क्वेश्चन जितने दिए जाते हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब कुछ आना चाहिए आपको बस। और किस सब्जेक्ट पे, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपको देख लेना है, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सब देख लेना है, ठीक है। क्योंकि अपने टाइम पे मैं एनसीईआरटी को बहुत ही डिमांड में रखी थी, एनसीईआरटी के अलावा मैंने कोई और भी बुक नहीं सॉल्व किया था, और मेरे मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आपको अगर नहीं यकीन होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी अपने मार्क्स, लेकिन मैथ्स में एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जितना पढ़ना है एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लीजिए, हर एक जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो उस सभी चैप्टर्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स वो सब पढ़ लीजिए, ठीक है। जितना फार्मूला आता है वो सारा फार्मूला पढ़ लीजिए, जैसे कि आपको फार्मूला पता ही है, आपका फार्मूला देखिए, ये सब फार्मूला ट्रिगो का हो गया, इनवर्स ट्रिगो का फार्मूला हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब फार्मूला पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद फिर स्टेप वाइज क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की मैथ्स में आपको सिर्फ आंसर लाने पे फोकस नहीं करना है, स्टेप वाइज क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है ना मैथ्स में, तो इसलिए स्टेप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। एलपीपी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा देख के जाइएगा, एक शॉर्ट में पूछा जाता है और एक लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है। की पॉइंट्स जो भी होंगे वो देख लेना है। बायोलॉजी में बता ही दिए कि डायग्राम पे बहुत फोकस करना है, डेरिवेशंस हो गया, सॉरी डेफिनेशंस जो भी हो गया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सभी पर ध्यान देना है। इंग्लिश और हिंदी जैसा सब्जेक्ट जो है वो बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इतना इजी सब्जेक्ट होने के कारण भी बच्चों को नंबर नहीं आ पाता है, क्यों पता है, क्योंकि वो स्किप करके इसको चले जाते हैं, सोचते हैं कि इंग्लिश और हिंदी डे टू डे लैंग्वेज है, इसको क्या पढ़ना है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में खासकर राइटर नेम और हिंदी में राइटर्स की डिटेल, हर एक चीज़ डिटेल आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत फोकस कीजिएगा, दोनों में ही, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर, हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर कर लेना है, और मॉडल पेपर तो
5 से जो मॉडल पेपर आता है आशीष पब्लिकेशंस का, वो कर लीजिएगा। मैं सब कुछ करवा रखी हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से देख सकते हैं। फिर गेस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आते हैं, समरी, एक्सप्लेनेशन, ऐसे, गेस ऐसे, ये सब कुछ कर लेना है। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और गेस क्वेश्चन सब कुछ कर लीजिए। राइटर्स नेम, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब। तो भी अब ये पूछते हैं कि कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो गलत पूछते हैं ना, क्योंकि अब आपका एग्जाम है। तो एग्जाम के टाइम पर भी ये सवाल पूछ रहे हो तो क्या ही पढ़ोगे आप लोग, क्यों ही मार्क्स का चिंता कर रहे हो कि कितना मार्क्स आपके एग्जाम में आएगा। उस वक्त चिंता कीजिएगा जब आपके फादर आपके सामने बिठाकर ये पूछेंगे कि बेटा तेरा कितना नंबर है, ठीक है। तो उस वक्त की चिंता कीजिए, ठीक है। अब अगर ये सवाल पूछते हैं तो रिवीजन और प्रैक्टिस पूरा करते रहिए। मैथ्स की प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहिए। पहले उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए, उन सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए जिनमें आपका कॉन्फिडेंस कम है। कॉन्फिडेंस, अब आप कहोगे कि मुझे बहुत ही इजी चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस कम है, जो जिसका वेटेज है ही नहीं, तो उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो गलत है। आप उस कॉन्फिडेंस कम के बारे में बोल रहे हैं जिसमें कि आपका एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि मैथ्स की बात करें तो कैलकुलस है, कैलकुलस की वेटेज बहुत ज़्यादा है और आप उसमें वीक हो, तो आप उस पर टाइम ज़्यादा दो, ठीक है। उसके बाद फिर सिलेबस, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको जल्दी कवर कीजिए। 10 दिन के अंदर, पहले 10 दिन पहले, मतलब कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, जो भी आपको वीक लगता है उसको। और नए टॉपिक्स को जितना पढ़ना है वो 10 जनवरी तक पढ़िए, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, गलत बात। नए टॉपिक्स को पढ़िएगा तो पुरानी चीज़ों जो भी इंपॉर्टेंट है उसको भूल जाइएगा, उस पर टाइम नहीं दीजिएगा और उसमें नंबर कट जाएगा आपका। इसलिए नए टॉपिक्स को नहीं टच करना है, सिर्फ पुराने टॉपिक्स को जितने हैं वो रिवीजन करना है। 10 जनवरी तक नए टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स जो भी आपने तैयार किया होगा, छोटे छोटे पेजेस में जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं उसको तैयार किए होंगे तो वो पढ़िए। फॉर्मूला पढ़िए, की पॉइंट्स जितने भी आपने हाईलाइट कर रखे होंगे वो पढ़ लीजिए। और PYQ प्रीवियस ईयर का टाइम बाउंडेशन करके 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मतलब कि जैसे भी कोई भी क्वेश्चंस निकाल लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िए और बाकायदा 3 घंटे बैठकर अच्छे तरीके से उसको लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। लिखेंगे, लिखने की अब आदत डालिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ वो याद करते जाते हैं, वो लिखते नहीं। तो लिखिएगा जब आप, तब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स बेहतर आएगा, क्योंकि यही पेज जो है ना, यही आपका जो पेज रहेगा जिस पे आप एग्ज़ाम दोगे, वही पेज आपको डिसाइड करेगा 3 घंटे का पेपर कि आपको कितना नंबर मिलेगा, ठीक है। तो लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, ओके। हैंड राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। और हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो 1.5-2 घंटा तक, हर घंटे पढ़ाई करने के बाद तो 1.5 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद ऐसा ब्रेक नहीं लेना है जिसमें कि आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, नहीं। वो ब्रेक ऐसा होना चाहिए जिसमें फैमिली या फिर कोई भी मजाक मस्ती वाली बातें हो गई वो, ठीक है। उसके बाद फिर आके पढ़ाई कीजिए। पॉजिटिव माइंड सेट रखिए कि आप हर कॉन्फिडेंस, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस कीजिए, ठीक है। सेल्फ डाउट करना बंद कीजिए कि अब क्या होगा एग्ज़ाम में, कितना एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, क्या नहीं लिख पाएंगे, कोई उस पर चर्चा ही नहीं करना है। बस जो पढ़ रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, ताकि आपको इतना रहे ना कि हाँ पढ़ें तो कम से कम 1 महीना भी अच्छे तरीके से पढ़ें, तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। बस ये इतना। एक और डाउट कि लॉन्ग क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना के अंदर हर दिन कम से कम आपको हर एक सब्जेक्ट्स के लिए 5 लॉन्ग क्वेश्चन डेली याद कीजिए, ठीक है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन डेली याद करना है। और किस तरीके से याद करना है, सुबह मॉर्निंग में उठिए 4 बजे, 4 बजे उठकर आप छत पे जाकर टहल कर याद कर सकते हो। अपने टाइम पे मैं ऐसे ही याद करती थी, सुबह टहल कर याद करती थी। छोटे छोटे पॉइंट्स में याद कीजिए। अगर लंबा लिखा हुआ है तो पहले इतना याद किया, फिर इतना याद किया, फिर इतना याद किया, इस तरीके से याद कीजिए, ठीक है। और याद कीजिए, याद जब हो जाए तो उसको कॉपी में लिख कर देखिए कि आपको पूरे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से याद हुए हैं या नहीं याद हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चंस को याद कीजिए। 5 लॉन्ग क्वेश्चन डेली टारगेट करके पढ़िए। अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन ये टारगेट को एक्सेप्ट करते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव्स को भी देखिए। इस तरीके से आप लोग पढ़िए, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपने टाइम पर पढ़ी थी, बस वही बता रही हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा डिटेल में क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है टाइम, इसी टाइम को आपको शो करना है, वो मार्क्स कितना आएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ओके।